हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 जो कि सीजन 1 है इस सीरीज का नाम। और हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, इसके अंदर चैप्टर है। तो पहला टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इसमें मेन टॉपिक कवर करूंगा क्योंकि जो करंट वगैरह है ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ करंट क्या होता है। करंट का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो होता है नॉर्मल करंट के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे dq/dt, ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। एंड एक होता है Q2 - Q1 डिवाइड बाई T2 - T1, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज करंट। तो इसको बच्चों ध्यान रखना, डेल्टा Q/ΔT भी कहते हैं, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज एंड यहाँ पे जो डी है इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। तो ये फॉर्मूलाज नोट कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कि एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। मतलब आपने बैटरी लगा दी। इस समय जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है छोटा ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम। छोटे ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। और टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क नहीं सॉरी टाउ बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो अब एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक करेगा ना, टक्कर मारेगा इसको, चाहे रिपल्सिव टक्कर हो, टक्कर लगेगी ना। तो इसके बीच में जो ये टक्कर नहीं लगी है, जब ये रिलैक्स स्टेट में है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जब इसका कोलिजन नहीं हुआ होता, समझ में आ गई बात। और इस रास्ते को बोलते हैं, जब इसकी टक्कर नहीं हुई मतलब जब ये आराम से जा रहा है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ठीक है, लैम्डा, जो कि काइनेटिक थ्योरी, जो क्लास 11th का चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें होता है। बस एक बार आप इसको याद रखना, मोटी मोटी बात क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब इनके नाम आप अच्छे से नोट कर लेना हर चीज को। इसका पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेन चीज क्या है, आपको ना इन सब के नाम पता होने चाहिए, पैरामीटर्स, जैसे ये यू क्या है, ए क्या है। ओके, करते हैं स्टार्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, जैसा कि मैंने बताया अभी। इसका फॉर्मूला होता है v1 + v2 अप टू vn डिवाइड बाई n। हमें ना ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है, ई टाउ बाई एम, इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास 11th की इक्वेशन यूज करते हैं, v = u + at। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए u1 कर दिया, टाउ1 कर दिया, u2 टाउ2, ऐसे n के लिए, इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो बस। उसके बाद आप देखोगे इसमें सिंपल मैथ लगाना है, कुछ नहीं करना। u वाली टर्म्स को अलग कर दो और a टाउ को अलग कर लो, ठीक है। और n दोनों के डिनोमिनेटर में है ना, कॉमन होता है, बाहर आ गया। अब बच्चों जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। समझ में आ गया। जब बैटरी नहीं लगी होती, मतलब जब आपका स्विच बंद है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो है बट आपका बल्ब नहीं जल रहा, जैसे बटन ऑन करोगे तब जलेगा। तो उस समय जब आपको कोई इफेक्ट ही नहीं मिल रहा, वायर में कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हमें क्या मतलब है, हमें उसका इफेक्ट तो नहीं मिल रहा ना, हमारा फायदा नहीं, हमारा फोन चार्ज ही नहीं हो रहा, बटन बंद है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारे लिए उस समय नेग्लिजिबल मानी जाती है, मतलब नहीं होती, उसका एवरेज 0 माना जाता है, ठीक है। मतलब यूजफुल नहीं है तो 0, यूज है तो सही है। अगली चीज, अब इसको आप 0 पुट कर दोगे, बचेगा क्या आपके पास, ए टाउ एवरेज, ए टाउ एवरेज। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, याद करो न्यूटन लॉज, उसमें क्या था, फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, मा बोलते हैं, ma मा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बटे चार्ज होता है। फोर्स क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। तो QE को ma से कंपेयर कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ma QE, a QE बाई m। अब Q को क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए हम क्यू को माइनस ही पुट कर देते हैं। ओवरऑल वेक्टर के लिए हम ऐसा करते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस का ई टाउ बाई एम। जब आप इसके ऊपर से वेक्टर का सिंबल हटाओगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, इसको लिख लिख के देखना। आगे चलते हैं। अब इसमें ना कई बार स्पेशल केस पूछे जाते हैं कि जब हम लेंथ को डबल कर दें कंडक्टर की, या लेंथ को आधा कर दें, या बैटरी को डबल कर दें, यहाँ पे ये कर दें, वो कर दें, कुछ भी कर दें, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। E इज इक्वल्स टू वी बाई एल फॉर्मूला याद रखना है, वेद फॉर्मूला है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। ये फॉर्मूला क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसको L से रिप्लेस कर दिया मैंने, D को V बाई एल। बस अब जहां पे E है वहां V बाई एल पुट कर दो। अब जो डबल कर रहा है उसको डबल करने दो। अब वोल्टेज डबल कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। लेंथ आधी कर रहा है तब भी डबल हो जाएगी। लेंथ डबल कर रहा है तब आधी हो जाएगी। ये छोटी मोटी चीजें आप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये आप पढ़ोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, सेमीकंडक्टर नाम के टॉपिक में बहुत काम आएगा ये रिलेशन। ये जो आंसर है कुछ नहीं है बच्चों इसके अंदर, बड़ा आसान है। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, सबको पता है। Q का फार्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं। अब कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये डिस्क जैसा एरिया, और ये डिस्क कितनी सारी हैं, L लेंथ जितनी है ना, तो A इंटू एल कर दो, बस खेल खत्म। Q इज इक्वल्स टू N इंटू AL, ये आ गया चार्ज। अब लंबाई कितनी है कंडक्टर की, L है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने में कितनी देर लगेगी, टाइम निकालना है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो टाइम कितना लगेगा, लेंथ बटे स्पीड। बस आपके पास टाइम आ गया, आपके पास चार्ज आ गया। आपका टारगेट क्या था, Q बाई टी के अंदर इनको पुट करना था। तो पुट करते ही जो कटता है उसको काट दो, जो मरता है उसे मार दो, बचा हुआ आपका आंसर आ गया NEAVD। खेल खत्म। चलिए आगे बच्चों। अब अगला है इसके अंदर ओम्स लॉ का डिडक्शन। अब ये डिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ओम्स लॉ में क्या डिफाइन होता है कि रेजिस्टेंस नाम की एक चीज होती है। उस रेजिस्टेंस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, बेसिकली उसी के बारे में डील करनी है हमें। तो कुछ नहीं करना, जो तुमने पीछे पढ़ा है, दो डेरिवेशन कर लिए, I इज इक्वल्स टू NEAVD पढ़ लिया और VD का वैल्यू E टाउ बाई एम पढ़ लिया। इन दोनों को उठा करके यहाँ एक दूसरे में पुट कर दो। कहने का मतलब है VD को इसमें पुट कर दो, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस बनाना है ना। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, V बाई आई रेजिस्टेंस होता है। आपको इस वाले दो फैक्टर को यूज करके V बाई आई बनाना है, बस आपका काम यही है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, NEAEE टाउ बाई एम। तो यहाँ पे अगर मैं VD की वैल्यू पुट करी है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, NE स्क्वायर AE टाउ बाई एम। अब यहाँ पे V लाना है ना, V के लिए तो वही वेद फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रख लेना, वेद प्रकाश के नाम से वेद। V क्या होता है, E बाय E इंटू एल होता है। तो E क्या हो जाएगा, V बाई एल हो जाएगा। E की वैल्यू V बाई एल पुट कर दो, V आ गया। I ये रहा, I को यहाँ ले आओ, हमने V बाई आई बनाना है बच्चों, टारगेट हमारा V बाई आई है। बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बन गया आपके पास ML अपॉन NE स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो V बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। लो बच्चों, हो गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको हम दूसरा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों ये, या कई बार प्रूव करना आ जाता है, प्रूव इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। तो कुछ नहीं करना, फिर दोबारा रिलेशन, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू NEAVD होता है। तो आपको ना J पता होना चाहिए। J क्या होता है, करंट बटे एरिया, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, याद रखो, करंट डेंसिटी। तो I बाई ए, तो मैं A को नीचे ले आया, I बाई ए, ये J बन गया, बचा हुआ ये। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। अब मेरे पास तो एक ही चीज है ना जिसको मैं ओपन कर सकता हूँ, बाकी दोनों तो कांस्टेंट है। VD को ओपन कर दो, क्या होता है VD, E टाउ बाई एम होता है। बस इसको खोल दो, तो यहाँ क्या बन गया, NE स्क्वायर E टाउ बाई एम। अब देखो रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ होती है, ये फॉर्मूला याद रख लेना,
m/ne² टाउ। ठीक है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं ये, तो 1 बाई रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो 1 बाई रेजिस्टिविटी क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है हमारे पास? कंडक्टिविटी। कहते हैं ना इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी कम होएगी, मतलब करंट कम पास करेगा। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाई रो सिग्मा होता है, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ई। तो आपने क्या क्या करना है? एक तो J इज इक्वल्स टू आई बाई ए याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा आगे इसके अंदर। और सिग्मा क्या होता है? 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है। एक होता है कंडक्टेंस, उसको बोलते हैं 1 बाई रेजिस्टेंस। ये छोटी मोटी बातें आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। ये कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे आपने एक बार मैं आपको +1 का टॉपिक रिवाइज कराता हूँ। आप लोगों को याद है आपने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। फिर यहाँ पे मैं रंग चेंज कर दूँ, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। आपको ये बात याद है? बस यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है, जहाँ पे एल है ना वहाँ रेजिस्टेंस पुट कर दो बस। तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डेल्टा टी। यही चीज यूज करके मैंने ये बना दिया। डेल्टा आर का मतलब क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। आर टी का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ एक कंडक्टर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब एक रेजिस्टेंस का 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, सॉरी रेजिस्टेंस का नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है बढ़े हुए टेम्परेचर पे कितना होगा। और आर नोट का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखना, ये बढ़ा हुआ ये 0, ये बढ़ा हुआ ये 0। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के। दोनों को कंबाइन कर दो तो इक्वल टू ये ना अल्फा, ये और ये सेम होते हैं। तो मैंने इसको ना थोड़ा घुमा दिया इस तरह से। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये सिंबल है अल्फा। तो अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको याद रखना है। क्या फॉर्मूला बन गया? आर टी माइनस आर नोट बटा आर नोट डेल्टा टी। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, इससे एक इक्वेशन बनती है जो न्यूमेरिकल में काम आती है। वो क्या होती है? अब जैसे मान लो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, आर टी को ये मैं यहाँ ले आया। तो ये वाली टर्म जब उधर जाएगी, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला आर नोट इधर जाएगा तो ये आर नोट और ये बन गया। अब यहाँ से आर नोट कॉमन आ रहा है ना, ये आ गया, तो 1 प्लस अल्फा टी बन गया। समझ में आ गया? ये इक्वेशन काम आएगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल्स कर लेना बच्चों, सोल्ड एग्जाम्पल्स। मेरी कोशिश रहेगी अगर मैं बना पाया वीडियोस किसके न्यूमेरिकल पे बना दूंगा। बाकी एक बार आप एग्जाम नज़दीक हैं तो एक बार आप इसके वहां से देख लेना चैप्टर पढ़ते ही। ठीक है, अच्छा दूसरा इसके अंदर क्या आता है? ईएमएफ ऑफ सेल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? अरे बच्चों सिंपल सी बात है, आप बाजार से एक सेल खरीद के आए, ठीक है, इस सेल को आपने पैकेट में ही रखा है, मतलब आपकी जेब में पड़ा है, तो इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान ले 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आपने उसको खर्च तो नहीं किया, घड़ी में तो नहीं डाला, रिमोट में नहीं डाला, तो इस समय इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ईएमएफ है। बस इतनी बात याद रखना। सेल जेब में पड़ा है, यूज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ है। जैसे उसको यूज कर लिया, घड़ी में डाल दिया, घड़ी चलने लग गई, उसको वी बोल दोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट नहीं है तो ईएमएफ, करंट चल रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ बल्ब मैंने ग्लो करके दिखा दिया, यहाँ पे बल्ब बंद है, तो दोनों सिचुएशन में पता लग गया होगा क्या करंट है। और एक फॉर्मूला रटना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इसको रट लो अच्छे से। ये बना कैसे मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर होता है, सॉरी V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू V बाई आर हो जाएगी ना। तो मैं V को ना यहाँ पे E लिख रहा हूँ, E मतलब EMF, सेल फुल है, बिल्कुल नया खरीद के आए हो। अब मान लो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड भी तो होंगे ना बच्चों। इलेक्ट्रोड नाम की चीज होती है, जो अब कभी आप सेल को तोड़ोगे ना तो उसके अंदर काले काले रंग का एक केमिकल निकलेगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो उसका रेजिस्टेंस होता है। हम ना उसका छोटा रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनका रेजिस्टेंस छोटा R है। जो बाहर कनेक्ट है उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मान लो बल्ब लगा दिया, घड़ी लगा दी, रिमोट लगा दिया, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बस मैं आपको सिखा रहा हूं ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। एक बार देख लो, कोशिश कर लो, या समझ में आ जाएगा।
बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E इज इक्वल्स टू आई बड़ा आर जमा आई छोटा आर, इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ये E हो गया, ये प्लस आई आर हो गया। अब देखो बच्चों साफ दिख रहा है, इतना कर लोगे ना, V इज इक्वल्स टू इधर आ गया तो आई आर हो गया, क्लियर है। आई छोटा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटा नहीं मतलब इंटरनल, आर सॉरी छोटा आर, आई करंट है, ठीक है, ईएमएफ है। अब इसमें कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन में ना पैरेलल का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अब इसे ढंग से करना, सीरीज पैरेलल मिक्स तीनों कर लेंगे हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास दो सेल ले लिए E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। अब बच्चों इसमें ना एक सर्किट मैंने और माना है, ये वाला, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या होता है, ये सर्किट ऊपर वाले दोनों के बराबर होता है, समझ में आ गया, मतलब जो आपका ये है इसके बराबर ये वाला सर्किट है। कहते हैं ना ये दो आदमियों की जितनी ताकत एक आदमी में है, बस ये वही है, समझ में आ गई बात। तो हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडीशन याद रखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास आई सेम होता है, वी डिवाइड होता है, दो सेल हैं। तो मेन आपको बच्चों ये इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, बस। अब आपका टारगेट क्या है, V पता करना है। V कैसे पता करना है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर से, इसको यूज करो। तो पहले सेल में E1 I सेम होता है R1, तो दूसरे सेल में V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस आई R2। इन दोनों को उठा करके मैंने यहाँ लिख रखा है, बता रखा है, इन दोनों को उठा करके इसमें V वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहाँ पे E1 E2 को अलग कर लो, R1 R2 को अलग कर लो। अब इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा था, ये वाला था, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अब इस पे मैं अगर V वाला फॉर्मूला लगाऊं तो V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I करंट होगा, इधर I करंट होगा, I R इक्विवेलेंट। बस अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देना है, समझ में आ गया, इन दोनों को कंपेयर कर दो। अब देखो जो E के सामने है वो तो E1 प्लस E2 है, तो मैंने E1 प्लस E2 लिख दिया, और जो हमारा R के सामने है उसको मैंने R1 प्लस R2 लिख दिया। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, खत्म, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है अगर EMF बढ़ाना हो ना, वोल्टेज बढ़ाना हो तो सीरीज में जोड़ दो। मान लो मैंने 10 सेल कनेक्ट कर दिए 2-2 वोल्ट के, तो 10 दूना 2 कितना हो गया, 20, समझ में आ गया, 20 वोल्ट हो गया। तो वोल्टेज बढ़ानी हो तो सीरीज में जोड़ दो। अच्छा, N सेल्स के लिए क्या होता है, अप टू EN कर दो, बस हो गया। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RN तक चला जाएगा। अब अगर सारे सेल सेम हो, जैसे मैंने यहाँ बोला 10 गुना 2 कर दिया, क्यों करा, मैंने बोला 10 सेल कनेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल 10 हो गए, कितने वोल्ट का एक है, 2 वोल्ट का, 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर सारे सेल सेम हो तो N को मल्टीप्लाई कर दो E से, एक सेल का EMF गुणा में जितने सेल, सिमिलरली रेजिस्टेंस है R और N, खत्म, क्लियर हो गया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें याद रखनी है अच्छे से। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, आई डिवाइड रहता है, तो वही सेम पैरेलल में जोड़ दिया, वोल्टेज सेम आई डिवाइड। फिर इसमें क्या करना है, वोल्टेज सेम होता है। अब देखो बच्चों वोल्टेज सेम होता है बट हमें ये तो नहीं पता ना कितना होता है, हमें हमारा टारगेट क्या है, वोल्टेज निकालना है, पहला टारगेट वोल्टेज निकालना है। उसके बाद V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट से कंपेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो V की वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस IR1, I1 निकाल लो, I2 निकाल लो। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है I1 प्लस I2 पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो ये इक्वेशन मैंने बना रखी है। आपका टारगेट I1 और I2 निकालना है, इसमें पुट करना है, बस कुछ नहीं करना। और एलसीएम ले लो इसका, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा वो I के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहले ही, एक स्टेप यहाँ से कम कर दिया, आप इसको करके देखना, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है टेक एलसीएम। तो यहाँ से इसमें जो मल्टीप्लाई कर लो, R2 को मल्टीप्लाई करो R1 से, तो ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद कहाँ चले हम, V निकालने, V की वैल्यू ये आ गई बच्चों। बस अब अगला टारगेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये इक्वेशन बनाओ ऊपर जैसे किया था हमने, इसको इससे कंपेयर करो। अब इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। मुश्किल है, बहुत आसान है, एक बार इसको करके देखना, जो जो मैं बोल रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये कई बार पूछा जाता है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कितना होता है, तो आपने जो आंसर निकाले उनको डिवाइड कर दो, बस इसको इससे डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, ये मिल गया आपको, ये इसका आंसर आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अगर N सेल्स होते ना तो E3 बाय R3 प्लस अप टू EN बाय RN, ये चलता जाएगा,
ठीक है बच्चों। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया, बहुत सारी आपने रोज बना ली, उन रोज को आपस में कनेक्ट कर दिया, ऐसे सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन है। अब देखो बच्चों, एक लाइन है, एक लाइन में ईएमएफ कितना है, ये सारे सेल ना सेम है, मैंने लिख रखा है सारे सेल सेम है, तो एक लाइन का ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, मतलब जितनी भी एन हो गया ना। पैरेलल में, याद रखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, तो जो एक लाइन का है वही पूरे सर्किट का होगा। एन आपका आंसर आ गया, याद रखोगे बच्चों। टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन। क्लियर है। करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितना होता है, एक्सटर्नल आर है, इंटरनल कितना है, एक लाइन में कितना है, एनआर है, कितनी कॉलम्स हैं, सॉरी कितनी रोज हैं, एम रोज हैं, एम रोज है तो एनआर बाय एम हो गया। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, आर बाय एन करके, तो वहां मैंने एन लिया था, यहां मैंने एम ले लिया, तो यहां पे एम कर लो, ठीक है। ओके, तो एन, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, टोटल रेजिस्टेंस है बड़ा आर जमा इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस, तो बड़ा आर जमा इलेक्ट्रोड का कितना है, एन आर बाय एम है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल ईएमएफ हो गया, इसको इससे भाग कर दो, करंट आ गया बच्चों, खेल खत्म। क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ये रहा, ईएमएफ ये रहा, खत्म। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ बच्चों दो तरह का होता है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने के काम आता है। एक होता है हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ, एक होता है वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, कहता है किसी भी पॉइंट पे जितना करंट जा रहा है उतना करंट वापस जाएगा। कहने का मतलब है जो इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है, इनका सम क्या होता है, सारे का जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे लिविंग करंट इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। क्लियर हो गया, अभी जितना आएगा उतना ही वापस जाएगा। सेम वोल्टेज का समीशन ऑफ वोल्टेज, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं बच्चों, सिग्मा। सिग्मा सिग्मा मतलब जोड़ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2 अप टू Vn, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि V का मतलब होता है आई आर। तो दोनों लो क्या होते हैं, ये कहता है सम ऑफ करंट 0 होता है, और दूसरा लो क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज 0 होता है। अब हम इसको यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है, ठीक है। तो वो ये रेजिस्टेंस में, इसमें 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रहता है। 3 हमारे नोन होते हैं, 1 हमारा अननोन होता है। जैसे मान लो PQRS, ये 4 रेजिस्टेंस हैं, इनमें से मान लो मेरे को 3 पता है, ये नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, कंडीशन होती है ये P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S। अब ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तब होती है जब इसके बीच वाले इस वायर के अंदर करंट नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, यहां का पोटेंशियल एट B पोटेंशियल एट D बराबर हो जाएगा, तभी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन कब होती है, जब गैल्वेनोमीटर में 0 करंट होता है। ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसका काम क्या होता है, करंट को चेक करना है या नहीं है, ठीक है। अब आगे करते हैं बच्चों इसके अंदर। अब हमें ना ये प्रूव करना आ जाता है कि P अपॉन क्यू R अपॉन S बताओ हमारे को, ठीक है, बता देते हैं। अब इसमें ना 2 सर्किट बना रखे हैं मैंने, इसको मिटो दूं थोड़ा सा। अब यहां देखो बच्चों, यहां पे 2 आपको सर्किट दिख रहे होंगे। एक तो आपको ये दिख रहा है ABD, थोड़ा डार्क कर देता हूं, ABD। यहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाना है, BCD। मैं दोनों चीजें बता देता हूं। अब इस सर्किट में पहले यहां पे लॉ लगाओगे, हम चलते हैं ABDA, ठीक है, ABDA। अब देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊंगा, KVL, ठीक है बच्चों, ये लिख रखा मैंने अप्लाई KVL। तो P से क्या जा रहा हूं, तो माइनस का P इंटू करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, तो माइनस का P I1 हो गया, माइनस का P I1 हो गया। करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं ना, तो जहां घाटा हो रहा है वहां नेगेटिव लगा दिया। अब यहां देखो B से आप D जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में ये प्लस है ये माइनस है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G मान लो, करंट को आप IG मान लो, तो माइनस का IG इंटू G हो जाएगा। अब दूसरे में देखो
डी से लेकर के आप ए तक जाओगे, यहाँ जा रहे हो तो यहाँ करंट वापस कौन आ रहा है, करंट आ रहा है आई माइनस आई वन, और रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो आप इससे अपोजिट जा रहे हो ना, क्योंकि आप प्लस की तरफ जा रहे हो, तो फायदा हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको वो वाले आर्म देखने हैं, इसको आर्म बोलते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस एंड करंट दोनों हो, बस उनका मल्टीप्लाई कर दो, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपोजिट है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव लगा दो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस लगा दो। ये क्या है, आर आई पॉजिटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन, आपके सामने से करंट आ रहा है, और ये क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब लो की तरफ जा रहे हो। बस इतना याद रखना आप इसको। बस उसके बाद आई जी को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो आई जी 0 पुट कर दिया तो बचेगा कि आपके पास ये, अब इसमें इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे, इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है, आई पी और माइनस का आई माइनस आई वन इंटू आर। अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा तुम खुद एक बार ट्राई करो, बी सी डी। तो अब एक काम करो, आगे वीडियो मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं, आप इसको रोक के इसकी इक्वेशन को ना खुद बनाओ, ठीक है, इसकी इक्वेशन को खुद बनाओगे, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको पलटना ना पड़े। ये लो, अब इसको खुद से बना के देखो, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर चेक करना, ठीक है। बी से सी, बी सी डी बी, या बी डी सी बी, एक बार ये लगा के देखो, आपको कंफर्म हो जाएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, बी से सी जा रहे हैं, ठीक है। बी से सी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट कितना है, आई माइनस आई वन इंटू क्यू। उसके बाद हम जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट जाएंगे क्योंकि एस से डी जा रहे हैं, क्योंकि पाथ मैंने चूज किया है, मैं पाथ चूज कर रहा हूं बी सी डी बी, ठीक है, बी सी डी बी। तो पाथ चूज करा है बी सी डी बी। उसके बाद ये करंट है और उसमें रेजिस्टेंस एस है, गैल्वेनोमीटर में करंट जी है, आई जी 0 हो गया, तो आई जी को 0 पुट कर दो, क्यों, स्टोन ब्रिज की कंडीशन यही है। तो आप इसको 0 पुट करोगे, जहां आई जी है वहां 0 हो जाएगा, ये आई जी है। बचेगा क्या इक्वेशन, आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। पहली इक्वेशन जो आई है पहले सर्किट से वो है ये वाली, और दूसरी इक्वेशन आई है ये वाली, इन दोनों को भाग कर दो, आपको आपका आंसर मिल गया। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो इसको वापस जाएं, इसको दोबारा देखें, जो चीज़ नहीं आ रही समझ में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से ट्राई कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।